कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हो। सो यूनिट 3 में मेजरमेंट यूजिंग ब्रिज और मीटर्स में 20 मार्क्स का नंबर का आता है क्वेश्चन CSB2 में। अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ टॉपिक इसमें के हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक रखा गया है जो यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के प्रकार के बारे में पूछा गया है, कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ ब्रिज बैलेंसिंग, किसी भी ब्रिज को, है ना, किसी भी AC ब्रिज को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे कंसेप्ट है। देन हम लोग लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस को 3 में बांटा गया है, लो, मीडियम और हाई। तो हमें यहाँ पे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए केल्विन ब्रिज का यूज करना है। केल्विन डबल ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज देखना ही देखना है, साथ में हमें डबल ब्रिज का भी स्टडी करना है। और वो किन पॉइंट्स पे करना है ब्रिजेस का? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डायग्राम, देन बैलेंस इक्वेशन, फिर वहां से जो अननोन क्वांटिटी है जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देन फेजर डायग्राम। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेकर के 100 ओम के बीच में है, 100 किलो ओम के बीच में है, तब उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। एंड टू मेजर द मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज। इट्स ओके। देन फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस what we use Megger. We use Megger to measure high value of resistance. It means जो रेजिस्टेंस की वैल्यू किससे ज़्यादा है? 100 किलो ओम से ज़्यादा है। ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मेगर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अर्थ का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम अर्थ टेस्टर यूज़ कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, बट थोड़ा सा इसका वर्किंग अलग है। देन टू मेजर इंडक्टेंस वी यूज मैक्सवेल ब्रिज। एंड हियर ऑल्सो एक टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज लेस देन, that value, quality factor value is less than 10, then it comes in the medium range of inductance. So to measure medium value of inductance we use Maxwell bridge, M for medium and M for Maxwell. Okay, so shearing bridge is used to measure the capacitance. To measure capacitance we use shearing bridge. So these are the 8 topics and we discuss only 2 topics today. The first one is the classification of resistance and the second one is concept of bridge balancing. So let's start from the first topic. What is the first topic? This is the classification of resistance. सो कोई बताएगा रेजिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तभी तो उससे क्लासिफिकेशन को जान पाएंगे। बताइए व्हाट इज रेजिस्टेंस? यस प्लीज रिप्लाई। एनीवन? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? प्लीज कोई भी बताओ आप लोगों में से। सर हाँ बताइए। सर करंट के फ्लो को जो अपोज करते हैं ना उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ मतलब रेजिस्टेंस आपने ठीक बोला, बट रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी
रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। रजिस्टर एक आपका मटेरियल है ना। मटेरियल क्या है आपका? रजिस्टर है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई करंट रजिस्टर में से होकर के फ्लो होता है तो यस सर। वो रजिस्टर उस करंट का फ्लो का अपोज करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस लेवल अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड टू मेक रजिस्टर। रजिस्टर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल के नेचर पे, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 ओम या 1 ओम से कम दी हुई है, लाइक दिस, इस तरीके से लेस देन 1 ओम या 1 ओम दी हुई है, तब हम उस टाइप के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? लो वैल्यू रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? लो वैल्यू रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? इन बिटवीन 1 ओम, 1 ओम से ज़्यादा है और 100 किलो ओम के बराबर या 100 किलो ओम से कम है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इन बिटवीन 1 ओम एंड 100 किलो ओम, 1 ohm and 100 kilo ohm, then this range is coming in medium value resistance. This is called as medium value resistance. Then we have resistance greater than 100 kilo ohms. अब जो रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा एक चार्ट बना लीजिए। नाउ आई विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सो अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मेथड है, कौन कौन से ब्रिज किन रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको पता है तो आप भी इसमें बोल सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द मेथड टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लो रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। टू मेजर लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज केल्विन डबल ब्रिज मेथड। व्हाट इट इज? केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ओके, केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है, लो है, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। गेटिंग? आफ्टर दैट मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में है या 100 किलो ओम के इक्वल है, तब इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। तो मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। और भी दूसरे मेथड्स हैं बट मैं आपको ज़्यादा नाम बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो आपके सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दिया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं मेथड्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा एमीटर वोल्टमीटर मेथड भी यूज होता है, और भी दूसरे मेथड हैं बट हम अभी जो सिलेबस में है उसी को हम स्टडी करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज यूज्ड टू मेजर medium value of resistance. Okay, after that high value of resistance, for this we use equipment, a device, this is megger. In this megger one hand driven generator is there which generates some voltage. Okay, and when this voltage is applied across the resistor, then a current flows through this resistor, and by taking the ratio of this current
and voltage, we get the value of resistance. So like this measure works. Okay, so these three things we have to study. Okay, any doubts? I hope you don't have any doubt now. Let us discuss the concept of bridge balance. So before going through the concept of bridge balance, first of all I would like to ask all of you that what do you mean by bridge? What is a bridge? What do you mean? आप जब ब्रिज बोलते हैं तो आपको क्या विजुअलाइज हो रहा है, ये बताइए. यस, आपके रिप्लाईज का मैं वेट कर रहा हूँ. प्लीज फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि ब्रिज नाम सुनने से आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, या क्या दिखता है. सर ब्रिजेस जो नॉर्मली होते हैं. हाँ, कैसे? ये रोड पे बनने वाला ब्रिज नहीं है ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का ब्रिज है. यस सर, वही. हाँ, तो ब्रिज में क्या होता है, आपको क्या दिख रहा है, उसके अंदर क्या होते हैं? ब्रिज में आर्म होते हैं. क्या होते हैं? आर्म. ठीक है, तो एक ब्रिज में कितने आर्म होते हैं? 4 आर्म होते हैं. लेट अस ड्रॉ अ ब्रिज हियर लाइक दिस. I have drawn one bridge here, this bridge A, B, C and D, and here it is R1, R2, R3, R4. This is a bridge. Why? Because I have arms like AB एक आर्म है जिसपे क्या कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है. फिर क्या है, AD एक दूसरा आर्म है जहां पे R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. BC एक तीसरा आर्म है जहां पे क्या है, R3 रजिस्टर कनेक्टेड है. एंड देन CD एक और आर्म है. तो कितने आर्म हुए? 4 आर्म्स हुए एक ब्रिज में. इन सबको क्या बोलेंगे हम? आर्म बोलेंगे, ब्रिज आर्म. ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? R1, R2, R3, R4 को कंपोनेंट, ब्रिज कंपोनेंट्स हैं. ये क्या है? ब्रिज कंपोनेंट्स है या सिंपली रजिस्टर्स है. R1, R2, R3 एंड R4. इस पे R1 कनेक्टेड है, R2, R3 और R4. दीज आर द कंपोनेंट्स. नाउ हम यहाँ पे किसी भी दो अल्टरनेट नोड से या पॉइंट से क्या करते हैं, वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं. और किसी भी दो अल्टरनेट पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट बोलने का मतलब एडजेसेंट ना हो. जैसे B और A इन दोनों पे नहीं कर सकते, हम किस पे करेंगे? अल्टरनेट. B के बाद A ना लेके क्या लेंगे? D. और अगर आप C ले रहे हैं तो क्या लेंगे? B और D नहीं ले सकते, क्या लेंगे? A लेंगे. मतलब एक छोड़ के जो नोड है उसको ही लेना है. तो अल्टरनेट नोड आप अगर यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं at A and C. Between A and C node we have connected one AC voltage source, and because of this some unbalance will be there. To check this unbalance we have connected one galvanometer. This check the voltage between B and D. This checks the voltage between B and D, VBD. And to balance the bridge this voltage should be 0. To balance the bridge this voltage should be 0, and to make it 0 we have to derive some equations. That is actually the concept of bridge balance. ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर एक बार फिर से इसको बताओ ना, वॉइस ब्रेक हो गया था पूरा. अच्छा देखिए मैं फिर से, ये आपको डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया आपको? यस सर, डायग्राम समझ में आ गया, बस वो अंदर का. देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ब्रिज है वो किस तरीके से है. ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया. ओके, एंड दिस वन इज द थर्ड आर्म, ये तीसरा आर्म हो गया, और ये चौथा आर्म हो गया. इस तरीके से ये आर्म हमारे पास है. ठीक है, तो ये जो आर्म है इसमें जो टर्मिनल्स हैं, आप किसी भी दो को ले सकते हैं. चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ.
क्योंकि इसके पहले मैंने दूसरा ड्रॉ कर लिया है। ये वोल्टेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, VAC, ये वोल्टेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज A एंड दिस इज D, ओके, लेट अस C, एज्यूम इट C। तो होता क्या है, जब यहाँ पे कोई वोल्टेज आ रहा है A और C के बीच में, तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज आना चाहिए किसके क्रॉस, R1 और R2 के क्रॉस। मतलब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लूँ प्लस माइनस, तो R1 और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसे कनेक्ट होगा, कैसे होगा, VAC के बराबर होना चाहिए। और जो R3 R4 के क्रॉस वोल्टेज है, मतलब ये वाला वोल्टेज जो आएगा, ये वोल्टेज आपका किसके बराबर होना चाहिए, VAC के। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से आप देख पाते हो, जैसे कि देखो, इसे आप A मान लो और इसे आप C मान लो, दो नोड हैं आपके A और C। अब A से C के बीच में क्या कनेक्टेड है बताओ, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कौन कौन से, लेट अस से R3 एंड R4, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। फिर आप देखिए ऊपर की तरफ क्या कनेक्टेड है, R1 और R2 कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, दिस इज वोल्टेज AC वोल्टेज सोर्स which is connected here in parallel। अब A और C से जो वोल्टेज कनेक्टेड है AC VAC, यही वोल्टेज आपका कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इन दोनों के क्रॉस, और सेम वोल्टेज आपका इन दोनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पे जो दो नोड आपके बन रहे हैं, इनके बीच का जो वोल्टेज है वो 0 होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये बीच वाला भी क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो जब ये वाला 0 होगा, ये बीच में जो है ना, जैसे मान लो ये B है और ये D है, दिस इज B एंड दिस इज D, ये आपका D और ये B। तो VBD शुड बी 0 फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज। यहाँ पे जो आपका B और यहाँ पे D आ रहा है, इनके बीच का जो वोल्टेज है दैट शुड बी 0। अब वो कैसे 0 होगा, वो ऐसे 0 होगा कि VBD आपका VAB माइनस VAD से 0 होगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तभी ये 0 हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट जो हमें करना होता है। एक्चुअल में ये जो टर्मिनल है B और ये D, इसी के बीच में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट को। अगर यहाँ पे थोड़ा भी वोल्टेज होगा, तो अगर हम इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो 0 की जगह कोई दूसरी वैल्यू होगी। इसमें सेंटर 0 होता है गैल्वेनोमीटर में, हमने पहले भी पढ़ा था। और इसका जो पॉइंटर है वो या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा या इधर। अगर यहाँ पे B और D के बीच में कोई वोल्टेज है तो यही जो ब्रिज में गैल्वेनोमीटर होता है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है उसको हमें 0 लाना होता है बाय बैलेंसिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स। ये जो 4 आर्म है, इसमें के किसी भी आर्म के वैल्यूज को, मतलब कंपोनेंट की वैल्यू, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है मान लो R4, तो इसकी वैल्यू को हम अगर वेरी करते हैं, देन वी विल गेट द नल कंडीशन ऑन दिस गैल्वेनोमीटर। तो जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल शो करता है, मतलब 0 रीडिंग देता है, उस केस में हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस होता है। तो हमको अल्टीमेटली जो यहाँ पे ध्यान देना है वो ये देना है कि जो ब्रिज का टर्मिनल है B, नोड B और नोड D, इसके बीच का जो वोल्टेज है दैट शुड बी 0 फॉर बैलेंस ब्रिज। अगर ये 0 नहीं है वोल्टेज इसके बीच का, तो वो
बैलेंस नहीं है। अब इसे चेक करने के लिए हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पे है, सेंटर पे है, इसका मतलब आप मानिए कि ये 0 वोल्टेज है यहाँ पे। और अगर सेंटर 0 पे नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो करंट है बी और डी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू है करंट की, या कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज है। सो ये कंसेप्ट है ब्रिज का, कि ब्रिज क्या होता है, वोल्टेज कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए आइडियली आप हमेशा जो भी ब्रिज बनाएंगे इसी तरीके का बनाइएगा। ए पॉइंट को आप वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट करिएगा और सी पॉइंट को निगेटिव से, और बीच में गैल्वेनोमीटर रहेगा जो बी और डी से कनेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज आते हैं। जैसे R1 के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे आप बोलेंगे E1, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक जो होता है वो बता रहा हूँ आपको। देखिए ये होता है R2, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आता है A और D के बीच में उसको हम E2 बोलते हैं, लाइक दिस, एंड दिस इज E1। एंड देन R3 के क्रॉस जो वोल्टेज आता है जो कि B और C के बीच में है उसको हम E3 बोलते हैं। एंड देन C और D के बीच में जो वोल्टेज आता है दिस इज E4। ओके, सो यहाँ पे 4 वोल्टेजेस हैं, E1, E2, E3, E4। तो ये 4 वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना होगा, अगर आपको VBD 0 चाहिए मतलब बैलेंस कंडीशन चाहिए, देन E1 शुड बी इक्वल टू E2। ये भी हम देखेंगे कैसे होता है। और वोल्टेज को हमने V से लिखा है, आगे हम E से लिखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क प्लीज। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ आपको, वो आपको मैं नोट्स भी दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। बुक में भी दिया हुआ, आपके पास बुक भी है। तो मैं जो मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ ताकि आप एकदम आसानी से समझ पाएँ जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अगर डाउट नहीं है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रिज कब बैलेंस होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रिज बैलेंस है। यस, आंसर इट प्लीज। गैल्वेनोमीटर का मान 0 होगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 होगा। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, ब्रिज कब बैलेंस होगा। VBD जब 0 हो। VBD जो वोल्टेज है वो 0 होगा। और क्या कह सकते हैं, और एक टर्म बोल सकते हैं इसमें। R1 R3 और R2 R4 का वैल्यू सेम हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग ब्रिज के बारे में। कंसेप्ट ऑफ ब्रिज बैलेंस, नोट डाउन द टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ब्रिज बैलेंस। सबसे पहले आप ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप जेड भी ले सकते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस भी ले सकते हैं या रेजिस्टेंस भी। तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कन्वीनियंट होता है रेजिस्टेंस में। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेकर के पढ़िए। इसके बाद आप सेकेंड टाइम जब रिवाइज कर रहे हैं तो इम्पीडेंस कंसीडर करके भी ब्रिज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं, एंड दिस इज R1। I have taken one resistance and this is R1।
ये डायग्राम थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, अच्छे से बन जाएगा। आप लोग भी ड्रॉ करिए पैरेलली। देखिए, इस नोड को हम बोलते हैं नोड ए, दिस इज नोड बी, ओके, दिस इज नोड सी एंड दिस इज नोड डी। अब यहाँ पे हमें वोल्टेजेस मार्क करने हैं, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे लाइन लेना है ताकि हम वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर सकें, लाइक दिस। डॉटेड लाइन आप ले सकते हैं। आफ्टर दैट वी शुड कनेक्ट वन वोल्टेज सोर्स, ओके। तो इसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरीके से आपका वोल्टेज, यहाँ पे AC वोल्टेज मैं अप्लाई करता हूँ। For resistance we can apply DC voltage too. There is no problem in applying DC voltage also. So मैं यहाँ पे इसका जो वोल्टेज ले रहा हूँ उसे मैं ले रहा हूँ कैपिटल E, करेक्ट है। अब जो बाकी जगह पे वोल्टेजेस ले रहा हूँ मैं, इनकी वैल्यूज़ को मैं मानता हूँ E1, जो कि R1 के क्रॉस रजिस्टर है, मतलब वोल्टेज है R1 रजिस्टर के क्रॉस। E2 क्या है बताइए, R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस होने वाला वोल्टेज है। E3 R3 रेजिस्टेंस मतलब आर्म 3 और आर्म 4 पे E4 है, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब बीच में क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर है। सो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज कनेक्टेड बिटवीन नोड B एंड D। अच्छा, अब यहाँ पे आप वोल्टेजेस देखिए। R1 के क्रॉस, देखो जब भी आप इसमें देखेंगे तो पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पोलैरिटी अज्यूम कर रहा हूँ प्लस, जो पोलैरिटी है वाला टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्ट है, नोड A से, और निगेटिव वाला C से। तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा लाइक दिस, ये फ्लो होगा और एंटर करेगा नोड A पे। यहाँ से करंट दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहले पार्ट को हम बोल रहे हैं I1, क्या बोला जा रहा है, I1 बोल रहे हैं। और दूसरा जो सेकेंड आर्म में जा रहा है, इसके कारण इसे बोल रहे हैं I2, करेक्ट है। तो ये दो करंट यहाँ पे फ्लो होते हैं। फिर आर्म 3 में जो करंट आता है उसको हम I3 बोलते हैं और आर्म 4 पे I4, लाइक दिस ये करंट फ्लो होते हैं। और जब ये करंट फ्लो होते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो जो R1 में वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है इसलिए प्लस माइनस, और वोल्टेज तो यहाँ दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, E1। वैसे ही I2 करंट जब R2 में फ्लो होता है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पे लगता है। कब, जबकि R है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। दैट इज वाई जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, दिस इज निगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या है, E2 है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें गैल्वेनोमीटर के क्रॉस भी वोल्टेज देखना है। तो दिस वोल्टेज इज Vg, क्या होगा ये वोल्टेज, Vg मैं एज्यूम कर रहा हूँ, है ना। इसके बीच में वोल्टेज B और D के बीच में Vg है। तो अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, KVL अप्लाई करता है इस लूप में, तो बताइए क्या इक्वेशन आएगा, कोई बता सकता है, बोलिए क्या इक्वेशन आएगा। When we apply KVL in loop A B D A, A B D A,
इस लूप में जब मैं केवीएल अप्लाई करूँगा तो जो इक्वेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो आप एक पॉइंट ले लीजिए, आपको केवीएल लगाना भी सिखा रहा हूँ। डी से स्टार्ट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डी से हम कहाँ जाएंगे, ए, बी, डी, फिर ए, या आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए, क्योंकि हमने लूप का नाम लिखा है ए बी डी ए। तो ए से स्टार्ट करिए और देखिए सबसे पहले वोल्टेज का कौन सा चिन्ह सामने आ रहा है, प्लस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और वैल्यू क्या है वोल्टेज की, E1। आफ्टर दैट हम बी पे पहुंच गए, ठीक है। फिर बी से आप डी की तरफ जाइए। तो बी से डी की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और वैल्यू क्या आ रही है, Vg। सो यू कैन राइट Vg हियर। देन डी से फिर ए जाइए। तो डी से जब ए जाएंगे तो साइन क्या आ रहा है, निगेटिव, और वैल्यू क्या है, E2 इक्वल टू 0 पुट करिए। दिस इज द मेथड हाउ टू अप्लाई केवीएल। अब हमको क्या निकालना है, Vg की वैल्यू निकालनी है। तो Vg अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये E2 जो है वो किधर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा E2, और ये E1 इधर आएगा तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस E1। सो दैट वोल्टेज शुड बी 0 in order to balance the bridge. To balance the bridge, this voltage must be 0. तो ये जो वोल्टेज है ये क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। For balance bridge, Vg should be 0. Vg किसके बराबर होना चाहिए, 0 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। गेटिंग। अब 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। गेटिंग। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2। E1 बराबर क्या मिलेगा आपको, E2 मिल जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई भी आप लोगों में से E1 को किसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए। E1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। वहाँ पे करंट देखिए और रेजिस्टेंस देखिए, और मुझे बताइए कि मैं E1 को किसके बराबर लिख सकता हूँ। सर हाँ बताओ। I1 इंटू R1। वेरी गुड। E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इंटू R1। चलिए ये डायग्राम हम दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी अगले पेज पे, और वहाँ पे हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास आया था E1 इक्वल्स टू E2। अब E1 किसके बराबर है बताइए, I1 इंटू R1, करेक्ट है। और E2 किसके बराबर हो जाएगा, I2 इंटू R2। सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। अब क्या आप I1 का फॉर्मूला जानते हैं, I1 को अगर आप E से रिलेट करना चाहें वोल्टेज से तो कैसे कर सकते हैं। देखिए करंट डिवीजन रूल होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये वोल्टेज है हमारा E, इसी डायग्राम को बना रहा हूँ, और ये कैसे कनेक्टेड है बताओ, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। पहले ब्रांच में कौन सा है बताइए, पहले में आपका है R1 R3, क्या कनेक्टेड है, R1 है और फिर क्या है, R3 है, करेक्ट है। यहाँ क्या है, R1, और यहाँ क्या है, R3 है। और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। एंड यहाँ क्या है, R2 है और R4 है। दिस इज R2 एंड दिस इज R4। और यहाँ क्या करंट फ्लो हो रहा है, I2, और बीच में वोल्टेज हमने 0 मान ही लिया है इन दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे एक और जो करंट फ्लो हो रहा है इसे हम I3 बोल रहे थे और इसे I4 बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, I1 किसके बराबर होगा, I3 के, क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ G में, हमने बैलेंस कंडीशन माना हुआ है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। फिर I2 को क्या लिख सकते हैं,
I4 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये दो करंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, E1 और E2 भी बराबर दिया हुआ है। E1 किसके बराबर है, E2 के, और E1 किसके बराबर आ रहा है, I1 इंटू R1। तो क्या आप I1 फाइंड कर सकते हैं, बताओगे I1 कितना आएगा? बताओ I1 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे I1 इसके बराबर है ना। यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है E वोल्टेज है R1 और R3 के बीच में। इस डायग्राम को और आप अच्छे तरीके से मैं बना देता हूँ, सिंपल ले लेता हूँ एकदम। ये आपका E वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R3, ओके। आपको क्या निकालना है इसमें, यू हैव टू फाइंड I1 हियर। यहाँ क्या निकालना है, I1। तो ये एक सीरीज सर्किट हो रहा है ना, तो I1 क्या हो सकता है, ओम्स लॉ से वोल्टेज बाई करंट। वोल्टेज आपका क्या है, E है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों के क्रॉस E वोल्टेज है। किसके किसके क्रॉस, R1 प्लस R3 के क्रॉस E वोल्टेज होगा, R2 प्लस R4 के क्रॉस भी E वोल्टेज होगा। सो I1 इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, ये आप लिख सकते हैं I1 के बराबर। तो अगर हम इसे E1 पे लिखें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको बताइए। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इस पे लिखता हूँ, इस इक्वेशन पे जो हमने पहले डिराइव किया हुआ है, E1 बराबर E2, इस इक्वेशन को हम ले आते हैं और इसमें E1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ, है ना, E इंटू या E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, जिसका है I1 की वैल्यू है, इंटू R1 बराबर E2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। E2 की जगह मैं लिख सकता हूँ I2 इंटू R2, ओके। तो R2 तो ठीक है, बट I2 की वैल्यू क्या होगी, तो सेम उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे R2 प्लस R4 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो दोनों साइड से ये दोनों E आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बचेगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4, ये आपको मिलेगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। जब आप इसे नेक्स्ट पेज में ले लिए यहाँ पे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास आएगा ये R1 R3 का जो मल्टीप्लिकेशन है, R1 प्लस ऊपर देखिए R1 दिया हुआ है और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो R2 प्लस R4 यहाँ आ जाएगा इस तरफ और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इक्वल्स टू R2 इंटू R1 प्लस R3 लिखेंगे। तो आपके पास क्या मिला, R1 R2 प्लस R1 R4 बराबर R1 R2 प्लस R2 R3, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, R1 R2 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, R1 R2 राइट हैंड साइड में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या, R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3, ये आपके पास बचेगा। तो ये है क्या, देखिए आर्म 1 का क्या है, रेजिस्टेंस है क्या, R1, ठीक है, और आर्म 4 का रेजिस्टेंस है R4, ये आपको पता है, ठीक है, इक्वल्स टू आर्म 2 का कंपोनेंट R2 है और आर्म 3 का कंपोनेंट क्या है, R3 है। तो इस तरीके से आपका जो भी बैलेंस ब्रिज होता है उसमें ये वाला रिलेशन होता है। जैसे देखिए आप लोगों ने जो डायग्राम देखा था उसमें इस तरीके से था, ठीक है, ये क्या था, आर्म 1 R1
this is R3 and this is R2 and this is R4। ये था R। तो देखिए आमने सामने का जो आर्म है 1 और 4 कैसा है, आमने सामने का है, तो R1 R4 किसके बराबर है, R2 R3, ये भी आमने सामने की आर्म्स हैं। तो जो रेजिस्टेंस आमने ब्रिज में आमने सामने की जो भुजा है, आर्म है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे R1 और R4 आमने सामने की भुजा है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, R1 इंटू R4। फिर R2 R3 भी आमने सामने की भुजाएं हैं, तो R2 इंटू R3 क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज आपका क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, मतलब Vg बराबर क्या होगा, 0। ये जो वोल्टेज है दिस शुड बी 0, Vg इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये है आपका कंसेप्ट। और इसमें अब क्या हो सकता है, मान लो R4 क्या है, अननोन है, क्या है, अननोन क्वांटिटी है, अननोन रेजिस्टेंस है, जिसे हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो R4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, R4 बराबर आप लिख सकते हैं R2 बाई R1 इंटू R3, R2 बाई R1 इंटू R3, ऐसा आप लिख सकते हैं। किसमें, अगर R4 अननोन है, मतलब अगर R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है और R3 की वैल्यू पता है, तो आप R4 की वैल्यू इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट कब, when bridge is balanced. So this is the condition for, or you can say concept for balanced bridge। और ये AC और DC दोनों में एप्लीकेबल होता है। बस AC में क्या हो जाता है, यहाँ पे इम्पीडेंस भी ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, तो Z2 Z1 Z3, और यहाँ पे एंगल आ जाते हैं। AC होता है फेजर, तो फेजर में मैग्नीट्यूड भी होता है और एंगल भी होता है, तो वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो चलिए, अगर आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन।